इस वीडियो का टॉपिक है रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो भारत की अभी भी 2/3 आबादी गांव में रहती है, रूरल एरियाज में रहती है, जिसकी इनकम काफी कम है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज। तो रूरल डेवलपमेंट इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा, जो इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं, एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर हो गया, इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और तीसरा है सर्विस सेक्टर। इन तीनों सेक्टर को अगर हम देखें ध्यान से, तो जो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर है, ये रूरल एरिया से ही चलता है और इस पे बहुत ज्यादा एम्प्लॉयबिलिटी है। हमारा लेबर फोर्स का एक बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर सेक्टर में है। तो इसलिए रूरल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। रूरल डेवलपमेंट के लिए कुछ चैलेंजेस, एक तो हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं है। जो गांव है वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज, एजुकेशन, हेल्थ पे बहुत कम एक्सपेंडिचर है, तो इतना डेवलपमेंट नहीं है। लिटरेसी, स्किल्स और हेल्थ की अगर हम बात करें, तो वो अर्बन एरियाज के कंपैरिजन में काफी लैकिंग है। फिर लैंड रिफॉर्म्स की जरूरत है वहाँ पे। लैंड रिफॉर्म्स अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए, तो लैंड में इनइक्वालिटी बहुत है। रिच वर्सेस पुअर फार्मर्स, तो उससे भी रूरल डेवलपमेंट में एक अड़चन है। फिर उसके बाद फ्रेगमेंटेशन है लैंड की, उसे भी कंसोलिडेट करना पड़ेगा। और फिर कोऑपरेटिव्स भारत देश में इतने सक्सेसफुल नहीं है जैसे नीदरलैंड्स में है। तो बहुत सारे छोटे किसान इकट्ठे आके एक कोऑपरेटिव बना लेते हैं, लैंड पूल कर देते हैं, जिससे कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल डेवलप होते हैं और आउटपुट इंक्रीज होता है। उसके बाद पर कैपिटा अच्छी आमदन भी हो जाती है। तो ये सभी चीजों की जरूरत है। फिर रूरल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफी लैकिंग है। इलेक्ट्रिसिटी की समस्या है, इरिगेशन, क्रेडिट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन। तो ये बड़ी समस्या है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की। उसके बाद पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स जो रूरल एरियाज में चलाए जा रहे हैं, उनको अच्छी तरीके से टारगेट करना, इम्प्लीमेंट करना, ये भी एक चैलेंज है। अभी हम रूरल एरियाज की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे एक प्रमुख चीज आएगी एग्रीकल्चर। रूरल एरिया से हम एग्रीकल्चर को देखते हैं, अपने दिमाग में यही आइडिया आता है कि रूरल एरियाज की डेवलपमेंट एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रहती है। तो उसके लिए एग्रीकल्चरल मार्केट सिस्टम को समझना भी जरूरी है। तो एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम में एग्रीकल्चर कमोडिटीज की असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ग्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और पैकेजिंग, ये सब चीजें आती हैं। तो ये कैसे होती हैं, वो मार्केट सिस्टम है। तो इंडिया में क्या स्थिति है, मार्केट्स रेगुलेटेड है सरकार द्वारा, मार्केट फीस लगाती है स्टेट गवर्नमेंट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। फिर गवर्नमेंट्स फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देती हैं जैसे मंडीज। उसके बाद तीसरा कंपोनेंट है कोऑपरेटिव्स, जैसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को सरकार प्रमोट कर रही है ताकि फार्मर्स इकट्ठे आ सकें और अपनी प्रोसेसिंग थोड़ी बहुत कर लें, या फिर डायरेक्टली कंज्यूमर से अपनी डिस्ट्रीब्यूशन करके अच्छा मुनाफा कमा सकें। और फिर हमारे पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स हैं कुछ एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम के लिए, जैसे कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये 23 क्रॉप्स पे मिल रहा है। बफर जो सरकार मेंटेन करती है प्राइस वोलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए। फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो वीकर सेक्शन को एक सब्सिडाइज रेट पे फूड बेच देते हैं। तो ये रहा हमारा एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम। इसके अलावा थोड़ी सी इनोवेशंस भी हैं रीजन स्पेसिफिक, जैसे अपनी मंडी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में काफी फेमस है। तो इसमें क्या होता है, लोकल फ्रूट और वेजिटेबल मार्केट्स लगते हैं, और ये चेंज होते रहती है इनकी प्लेस की सिटी में डे बाय डे। तो मंडे को एक जगह मार्केट लगेगी, मंडी लगेगी, फिर ट्यूसडे को डिफरेंट जगह, वेडनेसडे को डिफरेंट जगह। तो मंडी चेंज होती रहती है, ये आपने भी सिटीज में देखा है। तो इससे कंज्यूमर्स के साथ डायरेक्टली फार्मर्स जो हैं ट्रेड कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। इसको दुरुस्त करने से ही रूरल डेवलपमेंट के लिए अच्छा काम हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर में हम क्रॉप्स तो पढ़ते ही हैं, उसके अलावा जो फ्यूचर में इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 3 चीजों से आएगी, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर और ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्योंकि क्रॉप्स में काफी स्टेगनेशन है, अभी प्रोडक्टिविटी की भी स्टेगनेशन है, तो इससे ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं हो सकती क्योंकि हम स्टेगनेशन के करीब हैं, सेचुरेशन लेवल पे हैं। फिर उसके बाद लैंड भी इंक्रीज नहीं कर सकते।
लेकिन अगर हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छी इनकम कमानी है या उसको प्रमोट करना है बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन, तो ये तीन चीजें अपनानी होगी। पहला है एनिमल हस्बेंड्री। तो इसमें कैटल फार्मिंग आ गया, पोल्ट्री फार्मिंग आ गया, एपीकल्चर बी कीपिंग आ गया, फिश फार्मिंग। तो इस तरीके की चीजें हैं जिसमें मुनाफा क्रॉप से थोड़ा ज्यादा होता है। फिर हॉर्टिकल्चर, जो हाई वैल्यू क्रॉप्स की ओर भी शिफ्ट हो सकते हैं हमारे किसान। तो इसमें कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स होता है। क्योंकि हॉर्टिकल्चर हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं, तो बहुत कम इलाके में उगाई जाने के बावजूद ये वन थर्ड कंट्रीब्यूशन देती है इंडियन एग्रीकल्चर जीडीपी को, और ये सनराइज सेक्टर है, काफी ग्रोथ अच्छा है इस सेक्टर का। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का, हॉर्टिकल्चर की अगर बात करें। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बहुत सारे फ्रूट्स का, जैसे मैंगो, बनाना, नींबू, कोकोनट्स, कैश्यू, पपाया, पोमेग्रेनेट। और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है स्पाइसेस का। लेकिन इसमें कुछ समस्याएं हैं। जो रिक्वायरमेंट है इंडिया की, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी खासी 24 आवर सप्लाई, कोल्ड स्टोरेज, मार्केट लिंकेजेस चाहिए, स्मॉल स्केल प्रोसेसिंग यूनिट्स चाहिए ताकि ये सामान इतना वेस्टेज ना हो, प्रोसेसिंग करके हम लंबे समय तक हॉर्टिकल्चर मटेरियल को बचा सकें। मैकेनाइजेशन चाहिए, तो इतनी मशीन्स हम यूज नहीं कर रहे। टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट चाहिए हमारे इस सेक्टर को, क्योंकि हॉर्टिकल्चर सेक्टर में हम जो डेवलप्ड कंट्रीज में प्रैक्टिसेस हैं, जैसे ड्रोन्स वगैरह यूज करना या टेम्परेचर मेंटेन करना क्रॉप्स का, वो चीजें अपना नहीं पा रहे, क्योंकि कैपिटल उसके लिए बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तो उसकी काफी जरूरत है इंडिया को मैकेनाइजेशन की और टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने की। तीसरी चीज है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड जो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किए जाते हैं वो यूज नहीं करते। इससे सॉइल फर्टिलिटी लॉन्ग टर्म में इंप्रूव होता है, एनवायरमेंट भी प्रोटेक्ट होता है, वाटर रिसोर्सेज भी प्रोटेक्टेड रहते हैं, कैपिटल भी कम चाहिए होता है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स जो होते हैं पेस्ट कंट्रोल के लिए, वो हम नेचुरल तरीके से प्रोड्यूस करते हैं। और न्यूट्रिशनल आउटकम्स भी अच्छे होंगे, क्योंकि पेस्टिसाइड्स हमारे हॉर्मोन्स के साथ खिलवाड़ करते हैं, हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते। और organic जो प्रोड्यूस है वो महंगा बिकता है ट्रेडिशनल क्रॉप से। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी ग्रोथ है।